बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। एंड सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो मैं इसका बहुत प्रिसाइसली नाम लूंगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, जैसा कि मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल पढ़ाया था तो उसी के साथ मैंने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी पढ़ा दिया था, क्योंकि दोनों के रिजल्ट सेम थे। कारण क्या था कि कंडक्टर्स को हम डिटेल में वैसे तो आगे पढ़ेंगे, पर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर वो स्फीयर कंडक्टर होता तो अगर आप अंदर चार्ज देने की कोशिश भी करोगे ना तो वो सारा की सारा चार्ज जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपने सॉलिड स्फीयर बनाने की कोशिश भी की पर मटेरियल क्या रखा, कंडक्टर रखा, तो वो जो चार्ज है वो अंदर टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। वो क्यों नहीं टिक पाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस पर चला जाएगा, हेंस दिस विल बिहेव लाइक अ शेल। है ना। सॉलिड कंडक्टिंग कैसे बिहेव करेगा, शेल की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए हमने इन दोनों के रिजल्ट्स को क्या बोल दिए थे, सेम। अब अगर मैं उसी का मटेरियल नॉन कंडक्टिंग ले लूं, मतलब मैं अगर अंदर चार्ज दूं तो वहीं टिक पाए इस तरीके से, तो जो मेरा मटेरियल बनेगा या मेरा जो शेप बनेगा या जो मेरा फिगर बनेगा वो बनेगा सॉलिड स्फीयर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है। तो हम फिर से वही करेंगे कि हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। और दूसरा होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ से काफी आसान पड़ता है, बट पहले हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन सीखना है। फिर जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसके आगे सेक्शंस में, तो फिर गॉस लॉ में हम सारे डेरिवेशंस फटाफट एक बार और देखेंगे विद अ वेरी स्मॉल मेथड। ठीक है, जिसे हम गॉस लॉ मेथड कहते हैं। तो चलिए पहला जो टॉपिक है या पहला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का बाय इंटीग्रेशन, तो उसी से हम देखते हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि मान लो ये सॉलिड स्फीयर है जिसपे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है और जिसका रेडियस जो है वो आर है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, मतलब सरफेस पे नहीं है, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। ठीक है ना। मैं थोड़ा दूर दूर बना रही हूँ, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है। अंदर भी भरा हुआ है। सो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला है आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब आपको इनसाइड द स्फीयर निकालना है या इनसाइड पॉइंट्स बोल रहे हो आप तो। और दूसरा है आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, मतलब आपको सरफेस पे और सरफेस के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रोसीड करेंगे हम आर ग्रेटर देन आर। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगी, क्यों बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा इजी है और फिर आप इससे इस पे मूव करेंगे तो आपको और आसान लगेगा। ठीक है। तो चलिए अपन पहला स्टार्ट करते हैं आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए देखते हैं। ठीक है। सो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ठीक है, यानी कि मतलब आउटसाइड पॉइंट। ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना है किसी आउटसाइड पॉइंट पे। तो देखो मैंने मान लो ये पॉइंट ले लिया। ठीक है। और इस पॉइंट की सेंटर से जो दूरी बोली है वो बोल दी मैंने आर। देखो आर हो गया, और ये आर जो है ऑफ कोर्स रेडियस से तो बड़ा है, तभी तो ये पॉइंट बाहर निकला है। ठीक है। तो आपको इस पे निकालना है, सेंटर थोड़ा सा यहां होना चाहिए था, बट ठीक है, आप अज्यूम कर लो कि सेंटर ये है, और सेंटर से आर दूरी पर पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है कि जैसे एक सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, हॉलो स्फीयर। ठीक है ना। आप जैसे प्याज होता है तो प्याज के ऊपर से लेयर निकालते जाओ, ऐसे एक लेयर बाय लेयर निकालते जाओ आप, तो आपको स्फेरिकल गोले दिखेंगे आपको, है ना, शेल दिखेंगे आपको। ठीक है। आप लेयर बाय लेयर उतारोगे उसको, लेयर बाय लेयर, तो आपको गोले दिखेंगे। तो गोले के ऊपर गोला, मतलब इस तरीके से आपने गोला फिर गोला फिर गोला, इस तरीके से आपको एक फुल वॉल्यूम पे क्या मिल जाएगा, सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे डिस्क होता, डिस्क यानी कि 2D आपका फिगर है, तो आपका उसका जो एलिमेंट होता है वो रिंग होता है, रिंग। ठीक है ना। डिस्क का एलिमेंट क्या होता है, रिंग। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट होता है, वो हम लेंगे हॉलो स्फीयर। ठीक है। और हॉलो स्फीयर इसलिए लेंगे, या ऐसे बोल सकते हो शेल लेंगे, क्योंकि हम शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं, बाहर और अंदर वाले पॉइंट दोनों के लिए हम सीख चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एलिमेंट मानेंगे। और इसका एलिमेंट कैसे मानेंगे कि लेट्स से मैंने x दूरी पर एक एलिमेंट मान लिया। अब देखो दिखने में ये 2D डायग्राम है इसलिए आपको रिंग दिख रहा होगा, बट ये रिंग नहीं है, ये क्या है,
शेल है, ठीक है, ये शेल है, एक गोल गोल बॉल की तरह है ये, ठीक है, बॉल की तरह है ये, है ना, लाइक दिस, बॉल की तरह ये शेल है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है और शेल है ऐसे इस तरीके से, लाइक दिस, ये शेल हो गया आपका, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिंग जो होता है वो रिंग जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, रिंग अलग चीज है, शेल इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे इस शेल पर चार्ज निकालने को बोल दिया जाए तो dq ऑन द शेल, तो मैं बोलूंगी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट शेल। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ दैट शेल कैसे लिखते हैं, पता है क्या? देखो कैसे लिखते हैं कि आप इसका सरफेस एरिया लिख लो, सरफेस एरिया क्या होगा इसका 4πx² और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी थिकनेस से, ठीक है, यानी कि dx, ठीक है। मतलब अगर आपको dv लिखना होता है, ठीक है, कैसे लिखना होता है dv, क्यों लिखना है dv, देखो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम करोगे तो उस वॉल्यूम पे चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना कि अगर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पर चार्ज q है तो यूनिट वॉल्यूम पर q/4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मान लो मैंने इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम dv मान लिया तो q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू dv, ठीक है। ये dv लिखना कैसे है आपको, तो देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप dv को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो वॉल्यूम होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना पाई आर क्यूब। अब मान लो अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर होता ये छोटा सा पार्ट, ये आपने जो माना है, तो इसकी रेडियस कितनी है 4/3 पाई एक्स क्यूब आ जाएगा। अब आप dv/dx कर लो तो क्या लिखोगे 4/3 पाई इंटू 3x², 3 कैंसिल कर दो, सो इट विल बी 4πx² और dx को उधर ले जाओगे तो इस तरीके से dv = 4πx² dx। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप शेल का एरिया लिख लो, ठीक है, शेल का एरिया लिख लो, शेल का एरिया, और चूंकि थिकनेस बहुत छोटी सी है, थिकनेस बहुत पतली है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो आप सीधा एरिया इंटू थिकनेस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। सो dv विल बी व्हाट, dv विल बी व्हाट 4πx² dx। तो यहां भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं 4πx² dx, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल गया, चार्ज निकला है उस एलिमेंट पर, तो उसका चार्ज जो होगा वो बहुत छोटा होगा, इसलिए मैं इसको नाम दे देती हूं dq, ठीक है, dq नाम दे दिया हमने, उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज dq माना है। dq को निकालने का तरीका क्या था कि आप टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैंसिल है ना, वॉल्यूम की यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। और उस चार्ज को कैपिटल क्यों नहीं बोल सकते, उस चार्ज को स्मॉल क्यू बोलेंगे, क्योंकि हमने जो चार्ज निकाला है वो एक छोटे से एलिमेंट पे निकाला है। सो आई होप कि आपका क्लियर हो गया हो ये पार्ट कि हाउ वी आर फाइंडिंग dq इज सिंपली टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू छोटा सा वॉल्यूम, और छोटा सा वॉल्यूम को लिखने का तरीका ये होता है कि आप एरिया इंटू थिकनेस लिख दो, ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस। सो dq वॉज q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4πx² dx, ठीक है। तो 4π कैंसिल हो गया एंड इट विल बी 3q/r³ इंटू x² dx, ठीक है, ये आ गया। अब आगे बात करनी है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। तो मान लो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेड कलर की शेल है जिसकी रेडियस x है और उसकी r दूरी पर p पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता, तो शेल के बाहर वाले पॉइंट के लिए, मतलब शेल की वजह से अगर उसके बाहर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक वैसा ही होता है जैसे पॉइंट चार्ज रखा हो सेंटर C पर, है ना। मान लो कि शेल की वजह से, जिसका सेंटर C है, उसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक वैसा ही आएगा जैसे मानो उतने ही चार्ज को मैंने उसके सेंटर पे रख दिया हो। तो उतने ही चार्ज को अगर मैं उसके सेंटर पे रख दूंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा कि उसका चार्ज dq डिवाइडेड बाय उसकी दूरी सेंटर से कितनी हो गई r², ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और अगर मुझे सबका निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करेंगे, सो इट विल बी k, dq की जगह क्या आ जाएगा 3q(x² dx डिवाइडेड बाय व्हाट r³, ठीक है, अच्छा सॉरी ये वाला r²।
अब लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो आपको पता है लिमिट जाएगी कि ये x जो है वो शुरुआत करेगा अपनी यहां से, तो एक छोटी सी बिंदी बनेगी, फिर एक बिंदी, फिर ऐसे करके इस तरीके से आपका गोले कंप्लीट होते जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगी, r तक। तो x की वैल्यू 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगी, x इक्वल्स टू r तक। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा कि 3q बाय आर क्यूब कॉन्स्टेंट है और स्मॉल r स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, सब बाहर आ गया। और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, लिमिट पुट करोगे तो r क्यूब बाय 3, सो इट विल बी r क्यूब बाय 3। सो 3 कैंसिल, r क्यूब कैंसिल, सो इट विल बी k क्यूब बाय r स्क्वायर। देखो भन्नाट रिजल्ट आया k क्यूब बाय r स्क्वायर। अगेन इट इज सिमिलर टू द पॉइंट चार्ज, इट इज सिमिलर टू द पॉइंट चार्ज। सो फिर से हम एक स्टेटमेंट देंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, है ना। मतलब बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इस सॉलिड स्फीयर का जो बिहेवियर है वो पॉइंट चार्ज की तरह ही है, जो उसके सेंटर पे रखा हो, केप्ट एट इट्स सेंटर। ठीक है, ये लाइन या कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपको सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर, और ये पॉइंट पी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो आप बोल सकते हो कि क्यू चार्ज का सॉलिड स्फीयर की बजाय आप ये मान लो कि इट इज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर, और उन दोनों के बीच में फोर्स क्या लिखा जा सकता है, के क्यू स्मॉल क्यू, मान लो यहां पर मैं स्मॉल क्यू रख दूं तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब उस गोले का कोई महत्व नहीं रह गया बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, वो एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चंस। सो प्लीज सी दोस क्वेश्चंस एंड चेक वेदर यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनसाइड पॉइंट्स के लिए। इनसाइड पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। चलिए, सो फॉर इनसाइड पॉइंट्स, इस पर हम बहुत ध्यान देंगे इनसाइड पॉइंट्स पे, क्योंकि थोड़ा सा टफ होगा ये। r लेस देन कैपिटल R, ठीक है, r लेस देन कैपिटल R। सो देखो, मान लो कि आपका जो पॉइंट है वो यहां पर है, मान लो कहीं यहां पर है पॉइंट P। ठीक है, अब इसकी दूरी r है, इसका सेंटर ये है, प्लस q उस पे चार्ज है, इसका रेडियस r है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। ठीक है, तो मैं अभी प्लस 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 नहीं बना रही हूं, आपको अज्यूम कर लेना है। चलो बना देती हूं लाइक दिस, क्योंकि डायग्राम को गंदा नहीं करना चाहती मैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, देखो मैं इस वाले रीजन को अलग बोल रही हूं। ठीक है, जो पॉइंट P की बाउंड्री से होता हुआ एक रीजन मैंने बोल दिया रेड पार्ट, और एक मैंने पार्ट बोल दिया ग्रीन पार्ट। ठीक है ना, कैसे डिवीजन किया है मैंने इसको, ये ग्रीन पार्ट हो गया आपका, आई होप कि दिख रहा हो बोर्ड पे, लाइक दिस। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट हो गया आपका, और ये रेड पार्ट हो गया। रेड पार्ट और ग्रीन पार्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो रेड पार्ट में जितनी भी शेल्स आएंगी, ठीक है, वो पॉइंट P उनके लिए बाहर होगा। जैसे देखो, है ना, जैसे देखो कि रेड पार्ट में जितनी भी शेल्स आएंगी, मान लो ये शेल्स मानी मैंने इस रेड पार्ट में, तो इन सब शेल्स के लिए पॉइंट P बाहर होगा। जबकि अगर मैं इस ग्रीन पार्ट में शेल्स मानूंगी, इस ग्रीन पार्ट में अगर मैं शेल्स मानूंगी, ठीक है, तो उन सब के लिए ग्रीन पार्ट पे अगर मैंने शेल्स मानी तो उन सब के लिए पॉइंट P जो होगा वो अंदर होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is equals to electric field due to shells whose radius is less than r। ठीक है ना, देखो बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या रेड पार्ट में जितनी भी शेल्स होंगी बेटा, छोटी छोटी शेल्स होंगी, जैसे मैं इसको बाहर निकाल देती हूं, जैसे ही मान लो रेड पार्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, लेट्स से ये तुम्हारा रेड पार्ट था। ठीक है, तो पॉइंट P यहां था
और उसकी रेडियस कितनी बोल रहे थे अपन, आर। अब इसके अंदर जितनी भी शेल्स मानोगे आप, जितनी भी शेल्स मानोगे, क्या इन सब शेल्स की रेडियस स्मॉल आर से छोटी होनी चाहिए? सो ड्यू टू शेल्स हुज रेडियस इज लेस देन आर, या आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो इनसाइड शेल्स, ठीक है ना, इनसाइड शेल्स मतलब पी के अंदर वाली जो शेल्स है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू शेल्स हुज रेडियस इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट में है। ग्रीन पार्ट को देखते हैं एक बार ढंग से, ग्रीन पार्ट को देखते हैं। जैसे मान लो ये शेल था अपना, ठीक है, ये वो पॉइंट पी था यहां पर, तो ये हमने ग्रीन पार्ट बनाया था, ये वाला ग्रीन पार्ट बनाया था। इसको समझते हैं ढंग से, ये बहुत टफ है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टफ है ये वाला ग्रीन पार्ट। अब इन शेल्स की वजह से क्या होगा, तो ये सब शेल्स जो होंगी ये पॉइंट पी के बाहर आएंगी, है ना। मतलब ऐसा बोलो आप कि अगर मैं इस ग्रीन जोन में कोई भी शेल लेती हूं, लाइक दिस, मैंने कोई शेल लिया, एलिमेंट लिया, तो उस शेल की जो रेडियस होगी वो इस पॉइंट पी की दूरी जो सेंटर से है आर, उससे बड़ी होगी। मतलब इसका जो एक्स होगा वो आर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ड्यू टू शेल्स हुज रेडियस, जिसको अपन नाम देंगे एक्स, हुज रेडियस एक्स इज ग्रेटर देन आर, यहां पर एक्स ग्रेटर देन स्मॉल आर और यहां पर एक्स लेस देन स्मॉल आर। अब क्यों डिवाइड करने पड़े, क्योंकि शेल्स की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होता है। आपने शेल्स में पढ़ा था कि अगर मान लो क्यू चार्ज की शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, अगर आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे सो दैट विल बी जीरो, और अगर बाहर बात करोगे सो दैट विल बी सिमिलर टू द पॉइंट चार्ज, दैट इज के क्यू बाय दिस दूरी का स्क्वायर। ये रेडियस नहीं आएगी, सेंटर से यहां तक की दूरी आएगी, सो दैट डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, अगर मैं इस दूरी को आर बोल दूं तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने इस कंप्लीट स्फेयर को, ठीक है, मैंने इस कंप्लीट स्फेयर को जिसमें पॉइंट पी यहां पर था कहीं, मैंने इसको दो टुकड़ों में सॉल्व कर रही हूं मैं, लाइक दिस, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। और लाइक दिस। अब देखो आपको समझ में आया कि अगर मैं इन शेल्स की वजह से पॉइंट पी पे कंट्रीब्यूशन निकाल लूं और फिर इन शेल्स की वजह से पॉइंट पी पे कंट्रीब्यूशन निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा एक कंप्लीट स्फेयर की वजह से पॉइंट पी पे निकल जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको क्या करना है, आपको सीखना है कि ये वाले पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा पॉइंट पी पर वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आप जो भी शेल लोगे बेटा, ठीक है, ये शेल लोगे, मान लो आपने एलिमेंट लिया ये वाला, तो इस एलिमेंट के लिए जो पॉइंट पी है वो अंदर आ गया, और जब शेल के अंदर पॉइंट पी आ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूं कि अगर इसकी दूरी स्मॉल आर है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल आर से कैपिटल आर तक के बीच में जितनी भी शेल्स होंगी, वो शेल्स जिनकी रेडियस स्मॉल आर से बड़ी होंगी और कैपिटल आर के बीच में होंगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूं कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया ना दो पार्ट में, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहां बात हो रही है जीरो टू स्मॉल आर और यहां बात हो रही है आर टू कैपिटल आर, ठीक है। तो आर टू कैपिटल आर की जितनी भी शेल्स हैं उन सबके लिए वो पॉइंट पी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, उन सबके लिए वो पॉइंट पी अंदर आ जाएगा। तो उन सबका कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, जीरो। सो आई विल डिक्लेयर इट जीरो। सिर्फ अंदर वाली शेल्स की वजह से लिखना है, और अंदर वाली शेल्स के लिए, ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, देखो आपको पता है कि अंदर वाली शेल्स के लिए लाइक दिस, ये पॉइंट बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो अलग से डायग्राम बनाते हैं, अंदर वाली शेल्स के लिए ये पॉइंट बाहर आ रहा है, तो अपन को पता है कि चाहे सॉलिड स्फीयर हो या शेल्स हो, अगर बाहर पॉइंट होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो शेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सो यू हैव टू राइट सिंपली व्हाट, के क्यू डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। बट यहां पर हम क्यू डैश को क्यों अलग से लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इतनी ही शेल्स लेनी है, ठीक है।
बाहर वाली जो ब्लैक पोर्शन में दिखाई दे रही है आपको शेल्स, उनकी वजह से तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब सिर्फ जो ग्रीन पार्ट में थी शेल्स, उन पर चार्ज लिखना है आपको। तो उनका चार्ज कैसे लिखा जा सकता है, उनका चार्ज कैसे लिखा जाएगा, क्यू डैश विल बी क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट ग्रीन पार्ट, दैट विल बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। सो पुट करेंगे यहां पर, सो के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल, ये वाला भी आर स्क्वायर हो गया और ये आर क्यूब है, और यहां पर देखो आपने, मैंने क्यू डैश की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। देखो यहां पर प्लस 0 था, अब क्यू डैश की जगह मैंने ये पुट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा के क्यू डैश की जगह क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये क्या बन गया, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट एनी इनसाइड पॉइंट, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम देखेंगे ग्राफ सॉलिड स्फीयर में, और ग्राफ बेटा सबके आपको लर्न होने चाहिए। मैं वैसे भी आपको सारे ग्राफ्स जो हैं सबके, जब हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो उनके ग्राफ्स जो है मैं आपको एक साथ बताऊंगी, लेकिन इसका ग्राफ हम एक बार गौर फरमाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर आता है, क्या आता है अंदर, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है, फॉर आर लेस देन आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। एक गलती जो बच्चों से होती है ना यहाँ पर बच्चों, वो होती है स्मॉल आर और कैपिटल आर, है ना। कई बार बच्चों को देखा गया है कि वो उल्टा पुल्टा लिखते हैं, जहां कैपिटल आर लिखना चाहिए वहां स्मॉल आर, जहां स्मॉल आर लिखना चाहिए वहां कैपिटल आर। तो आपका इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा किस चीज का ध्यान रखेंगे आप, कि इक्वालिटी साइन जो है वो चाहे आप यहां लगा लें चाहे यहां लगा लें, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। देखो आप ये समझो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट और रेडियस ऑफ दैट शेल इज कांस्टेंट। जो आपने शेल नहीं, सॉलिड स्फीयर, उसकी रेडियस भी कांस्टेंट है ना। ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ही, आप तो वो पॉइंट वेरी कराओगे ना, जहां आपको निकालना है, मान लो वो अंदर है बाहर है कहीं भी है, तो वो स्मॉल आर वेरी करेगा। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे वो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, या कैपिटल ई वर्सेस स्मॉल आर। और अब देखो ये चीज कांस्टेंट है ना, तो E इज प्रोपोर्शनल टू R। ऐसा बोल सकते हैं कि E अगर मैं ऐसे देखूं, इसको ऐसे फील करो कि इट इज बिहेविंग लाइक Y इक्वल्स टू mx, ठीक है। Y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और X एक्सिस पे आपकी वो पॉइंट है, पॉइंट जैसे मान लो P पॉइंट है तो उसकी दूरी है स्मॉल r, ठीक है। तो ये X एक्सिस पे वो पॉइंट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस पे हो गया, और ये KQ बाय R क्यूब जो है वो स्लोप की तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से आपका ये हो गया, आपका क्या कहते हैं उसे, ग्राफ, है ना। कौन से पार्ट तक हो गया, जब R कैपिटल R से छोटा है, मतलब आप इसको यहां पर बना लो कि ये R जो है ये कैपिटल R वाला पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद KQ कांस्टेंट है, बट E इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r स्क्वायर। आप देख सकते हो कि ये ग्राफ पैराबोलिक आएगा, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये हम मैथमेटिक्स से जानते हैं कि कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। चलिए, है ना। अब बात आगे करते हैं कि आप इक्वालिटी साइन किधर लेंगे, इधर या इधर, तो आप दोनों तरफ रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिए कि जब आप R इक्वल्स टू कैपिटल R भरेंगे, तो चाहे आप इस फॉर्मूले में भरें तो इट विल बी के क्यू कैपिटल R डिवाइडेड बाय R क्यूब, तो के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं पहले फॉर्मूले में भरूं तब भी क्या बनेगा, के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर, और मैं दूसरे वाले में भरूं R इक्वल्स टू R तब भी के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये जो होगा ये ग्राफ पैराबोलिक होगा विथ इट्स कॉन्केव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, कॉन्केव अपवर्ड्स। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, और आपको पता है कि जब R इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू 0। तो देखो 0 को तुरंत टेंड कर रहा है ना ये ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा। और उस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको जो मैंने इसका डेरिवेशन बताया था उसको मैं समराइज करना चाहती हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर। वो मेरी समरी क्या है, देखो कि क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला। अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हमने सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर बात करी
बाहर किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर को हटा के आप उसको पॉइंट चार्ज मान लो, उतने ही चार्ज का प्लस क्यू का, और उसको सेंटर पे रख दो, ठीक है, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। और अंदर वाले पॉइंट्स के लिए जब पी पॉइंट अंदर आ गया था, तो जब पी पॉइंट अंदर आ जाएगा बच्चों, और ये दूरी कितनी होगी आर, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा पी पर बच्चों, ठीक है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो आएगा पी पर, या पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ आर रेडियस के गोले की वजह से आएगा। जो उसके बाहर वाले पॉइंट्स हैं या बाहर वाले जो शेल्स आएंगी उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या बनेगा, जीरो। क्योंकि आपको पता है कि बाहर वाली जो रीजन है उसमें आप कोई भी शेल लोगे, बाहर वाले रीजन में कोई भी शेल लोगे आप, जैसे बाहर वाले रीजन मतलब पॉइंट पी के बाहर वाले रीजन में कोई भी शेल लोगे तो उस शेल के लिए पॉइंट पी अंदर आएगा, और शेल के लिए जब पॉइंट पी अंदर आ जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ओनली द शेडेड रीजन, ठीक है ना। आप इस चीज को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको सिर्फ अंदर वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है पॉइंट पी पे, आप इसको इग्नोर कर दो बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको अंदर बात करनी है तो यही हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगी। जैसे कि जेई में एक सवाल पूछा गया था, उसको देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये था कि मान लो ये पॉइंट तुम्हारा बी है और यहां पर जो अंदर है वो ρ1 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। पॉइंट ए मान लो इसको, और ये सेंटर हो गया तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद आपको इसकी रेडियस आपको दी गई थी आर, और फिर इसके बाद आपको 2r नाम का रेडियस दिया हुआ है, और r से 2r के बीच में जो डेंसिटी है, r से 2r के बीच में वो डेंसिटी है ρ2, ठीक है। मतलब अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो रो इक्वल्स टू ρ1 फॉर, है ना, स्मॉल r, 0 से कैपिटल R तक तो कितना है, ρ1 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा आपको, ρ2 फॉर r 2r, ठीक है। इस तरीके से आपको बात करनी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं एक पॉइंट यहां ले लेती हूं बी, ठीक है, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से r तक अंदर ρ1 भरा हुआ है, मतलब किसी और मटेरियल से बना हुआ है ये, और फिर r से 2r तक आपके अंदर क्या भरा हुआ है, ρ2। एंड आपसे बोला जा रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी is half of electric field at point A, then find ρ1 upon ρ2। इसका रेशो निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब आप क्या कर सकते हो, आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे अंदर वाले पार्ट में चार्ज निकालना है, ठीक है, चार्ज निकालना है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको क्या करना है, अंदर वाले इनर स्फीयर पर चार्ज मैं Q1 मान लू, इस पे Q1 मान लू अंदर इनर स्फीयर पे। सो Q1 वैल्यू व्हाट, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके वॉल्यूम से, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, या इसको एक और नाम देते हैं हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम कैंसिल, चार्ज मिल जाएगा। सो अंदर वाले में क्या दिया हुआ है, ρ1, और उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 πr3। और Q2 निकालना हो तो बाहर वाले में क्या दिया हुआ है, ρ2, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, बहुत ध्यान समझेंगे, उसका जो वॉल्यूम है वो आप अगर 4/3 π2r का क्यूब कर दोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि वॉल्यूम 2r क्यूब करते तो पूरा वॉल्यूम आ गया, जबकि पूरे में थोड़ा ना भरा हुआ है ρ2, सिर्फ इतने पोर्शन में भरा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, पूरे को ρ2 मानते हुए, ठीक है, माइनस कर देंगे इस पोर्शन को, तो सिर्फ इतने पार्ट का आपको क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये तो अपन बच्चों वाली बात है, ρ2 इंटू 4/3 π2r का क्यूब माइनस 4/3 πr3। अगर आपको कोई बच्चे को भी पूछते 9th 10th के कि भैया इस पार्ट का आप वॉल्यूम निकाल के बता दो, तो बोलेगा
कि पूरे वॉल्यूम में से आप इस वॉल्यूम को माइनस कर दो, ठीक है, तो इस पार्ट का आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वही चीज की रो टू इंटू दैट वॉल्यूम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बात करनी है, तो फिर से मैंने कहा कि इस पॉइंट ए पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ अंदर वाले स्फीयर का आएगा, क्योंकि पॉइंट ए के जो बाहर बन रही है शेल्स, इनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। मैंने यही सिखाया कि पॉइंट ए के जस्ट आप बड़ा कोई भी शेल ले लोगे, कोई भी शेल ले लिया आपने पॉइंट ए से जस्ट बड़ी, तो उसके लिए पॉइंट ए अंदर आ जाएगा। मतलब पॉइंट ए पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के लिए आएगा, इस पोर्शन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी पोर्शन के लिए वो पॉइंट ए बाहर लाई कर सकता है, बट इस पोर्शन के लिए पॉइंट ए अंदर आ जाएगा। और जब शेल के अंदर आ जाता है पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी बिकॉज ऑफ ओनली दिस शेडेड पोर्शन। सो क्या होगा आंसर? सो मैं बोलूंगी कि सॉलिड स्फीयर है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे सेंटर पे रख दिया गया हो। सो के Q1 डिवाइडेड बाय, ये दूरी कितनी है, आर स्क्वायर। सो इट विल बी के Q1 कितना बेटा, ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह आर, तो आ जाएगा के ρ1 4/3 पाई आर, ठीक है। अब EB की बात करते हैं, तो EB के लिए इसकी वजह से भी आएगा, मतलब इस गोलू की वजह से भी आएगा और इस बड़े गोलू की वजह से भी आएगा, दोनों की वजह से आएगा, क्योंकि पॉइंट भी इन सब के बाहर ही मिलेगा आपको, और बस इस लाइन पे आपको सिर्फ एच पे मिल रहा है। बाकी सारा जितना भी आपका शेल्स मानोगे उन सब के लिए पॉइंट भी किधर लाई करेगा, बाहर। तो आप इस गोले को भी सेंटर पे मान लो, और फिर इस गोले को भी आप क्या मान लो, सेंटर पे मान लो, ठीक है, और फिर ऐड करके आप पॉइंट बी पे लिख दो। तो ये तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, के Q1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये दूरी कितनी है आपकी बार, 2r, सो 2r का स्क्वायर प्लस के, इस पे चार्ज आएगा Q2 डिवाइडेड बाय, दूरी कितनी है, क्योंकि इसको भी हम किस पे मानेंगे, सेंटर पे मानेंगे, और सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी फिर से 2r, सो 2r का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हम इस गोले को, जब हम इस गोले की वजह से बाहर वाले पॉइंट बी पे निकालेंगे, तो इस गोले को क्या मान लेंगे, एक पॉइंट चार्ज जिसको हमने सेंटर पे रख दिया है, और दूरी कितनी हो गई 2r, सो के Q1 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। फिर हमने जो ये बचा हुआ पार्ट था, इसको भी हमने बोला कि Q2 चार्ज का गोला है, Q2 चार्ज का गोला जिसको हमने किस पे रख दिया, सेंटर पे, क्योंकि वो पॉइंट कैसा था, बाहर, ठीक है, और दूरी कितनी हो गई 2r। अब यहां से Q2 बनना है आपको, सो के Q1 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, फिर से इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए, तो के Q2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो गया, के Q1 कितना हो गया, ρ1 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर प्लस के ρ2 4/3 8r क्यूब माइनस r क्यूब 7r क्यूब, सो पाई इंटू 7r क्यूब डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, ठीक है। सो अपन के कॉमन ले लेते हैं, के बाय 4r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, अच्छा r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो एक r बचेगा, r स्क्वायर से r, ठीक है, एक r बच गया। सो के कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, सो इट इज r भी कॉमन ले लो, सो इट इज ρ1 प्लस 7 ρ2 इक्वल्स टू, अब बोला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, सो के ए लिख लो, के ρ1 4/3 पाई r, ठीक है। चलिए, ये 4 नहीं कटा गया अपना, हाँ नहीं कटा, ठीक है। चलिए, अब ये 4 कैंसिल, के कैंसिल, पाई कैंसिल और r कैंसिल, ठीक है। तो चलिए यहां से सॉल्व करेंगे, सो ρ1, अच्छा 3 भी कैंसिल, ठीक है, तो ρ1 प्लस 7 ρ2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो गई, ρ1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 7 ρ2 डिवाइडेड बाय 4, हाफ में से चौथाई गया तो चौथाई, ठीक है, सो ρ1 अपॉन ρ2
इक्वल्स टू 7। दिस वॉज द एक्चुअल आंसर। तो हमने कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये किसी आईआईटी में, मतलब किसी आईआईटी में क्या, आईआईटी में किसी ईयर में पूछा गया है। मेरे को ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, बट क्वेश्चन मोर और लेस यही था। तो आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाते हैं ना जब आपको पता होता कि आपसे पूछा गया कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट का हाफ है, तो आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए, बी पे निकालना आना चाहिए, और दिमाग में थ्योरी होनी चाहिए। क्या थ्योरी होनी चाहिए कि ए पे निकालने के लिए आपको सिर्फ इतनी बात करनी है, और बी पे निकालने के लिए आपको दिस प्लस दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नॉन यूनिफॉर्मली स्फेयर, जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म ना हो, वहां पर आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अंदर और बाहर, वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, लेकिन अब की बार जो सॉलिड स्फेयर होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है? जैसे सपोज करो कि मान लो आपको स्फेयर दिया हुआ है ना, कुछ पार्ट तक तो आपको ऐसे दूर दूर दिए चार्ज, है ना, फिर आपको और दूर दूर दिए चार्ज, कुछ इस तरीके से, फिर और दूर दूर हो गए चार्ज, लाइक दिस। तो इस तरीके का जो असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चों, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्ज, अगर मान लो मैं यहां से एक छोटा सा टुकड़ा काट लूं और यहां एक छोटा सा टुकड़ा काट लूं, दोनों का वॉल्यूम भले ही बराबर हो लेकिन फिर भी चार्ज अलग अलग आए, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी जो है वो आपको अलग अलग मिल रही है, यहाँ आपको जो है प्लस चार्ज पास पास मिल रहे हैं, यहाँ दूर दूर मिल रहे हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अंदर वाले पॉइंट्स और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। सवाल में दिया हुआ है कि मान लो इस स्फेयर की रेडियस r है और इस स्फेयर का अब की बार वो क्यू चार्ज नहीं देगा, वो डेंसिटी देगा। क्या देगा? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या ऐसा भी बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या दे रहा है आपको? रो नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अगर रो इक्वल्स टू रो नॉट दिया होता तो इसका मतलब रो नॉट जैसे 2 है 3 है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के केस में पहले ही पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जहां स्मॉल r क्या होगा? वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि r सेंटर से दूरी है, ठीक है, तो आपका r के साथ साथ आपको डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं ना तो देखो डेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है, देखो रो नॉट और r कांस्टेंट है, रो नॉट तो जैसे कोई वैल्यू है 2 3 4 5 6, और r के साथ ही लगातार डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना कि इसका रो कैसे बढ़ रहा है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका, ये रो वर्सेस r। ठीक है, तो आप देखोगे कि शुरू में तो आपको दूर दूर पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, फिर आपको थोड़ा पास पास मिलने लगेंगे लाइक दिस, इस तरीके से, है ना, और पास पास मिलने लगेंगे, तो इस तरीके से वो भर जाएगा स्फीयर। अब आपको अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। ठीक है, सो फॉर पॉइंट्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, देखो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स मतलब अब देखो r स्मॉल r इसने यूज कर लिया क्वेश्चन में, तो हम क्या कर देते हैं उस दूरी को, जो पॉइंट p की होगी उस दूरी को x मान लेते हैं। मतलब अगर आपका ये स्फीयर है तो आपने x दूरी पे पॉइंट p माना हुआ है, ठीक है, तो उसको x मान लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, लाइक दिस, मतलब x आपका जो है वो कैपिटल R यानी कि रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब वो पॉइंट p बाहर है। अब इसके लिए मैंने सिखाया था कि सॉलिड स्फीयर जो होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्या लिखवाया था मैंने? फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज। तो आप क्या कर सकते हो, इस स्फीयर को उठा के इसके सेंटर पे रख सकते हो, इस स्फीयर को उठा के इसके सेंटर पे रख दो, और फिर आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अब दिक्कत क्या आएगी, आप लिख तो दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। मान लो इस पे चार्ज क्यू है, तो आप क्या बोलोगे कि इसको सेंटर पे मानते हुए आपने लिख लिया के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बट क्या आपको क्यू सवाल में गिवन था? नहीं, आपको गिवन था रो।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप कैसे बोल सकते हो, रो जो Q है दैट विल बी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, एंड रो का फॉर्मूला दिया हुआ है रो नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ऐसा लिखोगे आप? नहीं, आप ये तभी लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तभी लिख सकते हो जब आपकी डेंसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यहां डेंसिटी आपकी कैसी है, वेरिएबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आपको मानना पड़ेगा कि लेट्स से इस दूरी पर मान लो ये इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, आर, डी आर थिकनेस की अपन ने क्या मान ली, शेल, ठीक है। तो अपन इस पर डायरेक्ट क्यू नहीं लिख सकते, अपन को पहले क्या लिखना पड़ेगा, डी क्यू, है ना। और वो आर दूरी पे मानी गई है, तो उस समय उसकी डेंसिटी क्या होगी उस शेल की, रो नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। और उस स्मॉल शेल का जो वॉल्यूम लिखा जाएगा, मैंने आपको सिखाया है शेल के और सॉलिड स्फीयर के लेक्चर में, उसको कैसे लिखा जाता है, डीवी को, डीवी कैसे लिखा जाएगा, तो उस छोटी सी शेल का सरफेस एरिया, उसका एरिया लिख लो, ठीक है, एरिया हो गया, और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मान लो सपोज करो मेरे को शेल बनानी है, मान लो किसी मेटल की शेल बनानी है जिसके अंदर खोखलापन है, खोखला है वो अंदर से, तो आप क्या बोलोगे कि उसमें कितना वॉल्यूम यूज करेगा मेटल का, तो आप बोलोगे कि भैया उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई उस मेटल की थिकनेस, ठीक है। सो इट विल बी 4πx² इंटू एक्स नहीं r² इंटू डी आर, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपका Q निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, सो नाउ स्मॉल r विल वेरी फ्रॉम 0, और सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए वो कहां तक जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए वो कहां तक जाएगा, कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर। तो यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 4π रो नॉट, ठीक है, 4π रो नॉट इंटू डिवाइड बाय आर बाहर निकाल लिया, और ये आर क्यूब आ गया, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 4/4, और लिमिट पुट करेंगे, सो इट विल बी आर की पावर 4/4, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 4 से 4 काटा, सो इट इज पाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड, बस इतना आ गया, ये चार्ज आ गया आपका, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, रो नॉट आर 4π को बाहर निकाल लिया, सो 4π रो नॉट बाय आर का बाहर आ गया, आर और आर मतलब r² और r मिलकर आर क्यूब हो गया, आर क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर 4/4, लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल R की पावर 4/4, सब कैंसिल होके पाई रो आर क्यूब। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां पर पुट करोगे, सो इसको Q की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, सो इट विल बी K पाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय x², ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, जहां x क्या है उस पॉइंट P की सेंटर से दूरी। ये अपना निकला है आउटसाइड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है अपना आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, है ना। अब आपसे पूछ लेता कि यार मान लो इसकी रेडियस r है ना, तो आप 3r सेंटर से 3r दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो आप इस x की वैल्यू को क्या पुट कर देते, 3r का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाहर वाले पॉइंट्स पे निकालेंगे। अब अंदर वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो अंदर वाले पॉइंट्स पे आपको तरीका मैंने सिखाया था कि बहुत स्मार्टली आपको अप्रोच करना होता है। देखो कैसे, देखो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए क्या बात करनी है कि मान लो यहां पर वो पॉइंट है, लेट्स से वो दूरी हो गई x, ठीक है, वो पॉइंट है P। तो मैंने आपको सिखाया था कि इस पॉइंट P पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सिर्फ इस x नाम की रेडियस के अंदर जितनी भी, या x नाम के स्फीयर के अंदर जितनी भी शेल्स आ जाएंगी, सिर्फ उन्हीं की वजह से पॉइंट P पे कंट्रीब्यूशन आएगा। बाहर वाले पार्ट के लिए या बाहर वाले रीजन के लिए ये पॉइंट P अंदर आ जाएगा। तो आपको पता है कि बाहर वाले शेल्स के लिए जब ये पॉइंट P अंदर आएगा तो उनका कंट्रीब्यूशन, या ऐसा बोलो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वाले पॉइंट्स के लिए वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो अंदर वाले पॉइंट पे बात करनी है आपको, तो सिर्फ आपको x नाम के रेडियस तक ही बात करनी है। अब फिर से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड शेल्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड शेल्स। आउटसाइड शेल्स मतलब वो शेल्स जिनके लिए पॉइंट P अंदर आएगा, शेल्स आउटसाइड है और पॉइंट P अंदर है, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 0। अब इनसाइड शेल्स की बात करनी है, तो सारी शेल्स इकट्ठा होके क्या बनाएंगी, ये रेड नाम का ही स्फीयर बना देंगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस स्फीयर की वजह से ही पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो
आप फिर से स्फेयर को क्या मान सकते हो, सेंटर पे मान लो इस स्फेयर का चार्ज Q आता है, Q डैश, तो उस Q डैश को सेंटर पे मानते हुए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो K Q डैश डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या फिर से Q डैश जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप? नहीं बच्चों, Q डैश जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू दैट वॉल्यूम, नहीं, क्योंकि आपकी बार डिस्ट्रीब्यूशन आपका अलग है, तो आपको Q डैश को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और Q डैश जो है वो डायरेक्टली नहीं निकल सकता आपका, क्यों नहीं निकल सकता Q डैश? क्योंकि देखो, समझो इस बात को, देखो, क्योंकि Q डैश जो है वो खुद नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म शेल का चार्ज है, तो आपको Q डैश निकालने के लिए पहले dq की बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये शेल था, ऑल्दो अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया, इस पॉइंट P के बाहर वाली शेल्स का कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ अंदर वाली शेल्स के लिए बात करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस की शेल मान ली, ठीक है, तो उस पर dq लिखेंगे तो रो नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, जैसा कि आपको रो दिया हुआ है, इंटू उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है बच्चों। और उसकी वजह से ये तो हो गया dq रो इंटू वॉल्यूम, और यहां पर जो लिमिट जाएगी वो जाएगी सिर्फ 0 टू स्मॉल r, 0 टू स्मॉल x, क्योंकि आप उस शेल की या उस सेंटर की जो दूरी मान रहे हो पॉइंट P से वो x मान रहे हो, r आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर लिया, ठीक है। तो यहां से जो q निकलेगा इंटीग्रेशन dq वो अपना क्या कहलाएगा Q डैश। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये देखो, रो नॉट इंटू बाय r, 4 पाई तो आ गया, ये हो गया r क्यूब, r क्यूब का इंटीग्रेशन r की पावर 4 बाय 4, r की पावर 4 बाय 4, ठीक है, r की पावर 4 बाय 4 पे लिमिट रखोगे तो x की पावर 4 बाय 4। अब इसको यहां पर पुट कर दो, सो k q डैश की वैल्यू कितनी हो गई, रो नॉट 4 पाई x की पावर 4 बाय 4, 4 आप चाहे तो यहां कैंसिल कर सकते थे, तो रो नॉट पाई x की पावर 4 डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ये तो आपका हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय आपका हो गया एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी k रो नॉट पाई डिवाइडेड बाय r, और यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर। अब आपको कोई बोले कि यार वो जो रेडियस थी अंदर जो था वो पॉइंट सेंटर से r/3 की दूरी पे था, तो आप x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, r/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली स्फीयर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए और बेसिक आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए।